क्या आज आप ये कल्पना कर सकते हैं कि महज 21 साल की एक लड़की जिसकी राजनीति से इतनी दूरी है जितनी दूरी हमारे और चंदा मामा के बीच में होती है, माने राजनीति के राह से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो लड़की कुछ ऐसा कर दे कि इस देश के केंद्रीय मंत्री की रैली में उन्हीं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग जाएं। मतलब आप हैसियत समझिए, इस देश की केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री की रैली में वो लड़की क्या कर सकती है ऐसा जिससे उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की रैली में उन्हीं के समर्थक मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। असंभव सा नहीं लगता है एक सामान्य सी लड़की के लिए ऐसा करना, लेकिन जनाब ये असंभव संभव हो जाता है जब उस लड़की का नाम मायावती होता है। मायावती माने असंभव को संभव करने का नाम। क्या हुआ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट लग रही होगी ना मेरी, असंभव को संभव करने का नाम। उत्तर प्रदेश की धरती पे पांव रखेंगे तो इस वाक्य की अहमियत का अंदाजा होगा। ये वो धरती है जहां एक महिला सभासद अपनी गली का एक छोटा सा निर्णय भी अपने बूते नहीं कर पाती है। उसका पति पर्दे के पीछे से उसके सारे काम करता है, वो सिर्फ मुहर लगाने वाली महिला सभासद के तौर पे काम करती है। ये वो सूबा है जहां पुरुषवादी विचारधारा से ग्रसित, विचारधारा से कुंठित नेता उस महिला को भी वेश्या कहने से बाज नहीं आते हैं जो 3-3 दफा उन्हीं के सूबे की मुखिया रही हो। वो महिला जिसे फोर्ब्स मैगजीन दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शुमार कर चुकी हो। वो महिला जिसके इशारे करने भर से इस देश की केंद्र सरकार गिर जाती है। उस महिला को भी वेश्या कहने वाला ये समाज किस तरह से एक ऐसी लड़की को अपने बीच में उठते हुए देख सकता है जिस महिला ने परिवार न बसाया हो, जिसने शादी ना की हो, जिसका कोई पति ना हो। बिन पति के एक औरत को उत्तर प्रदेश की धरती पे क्या कहा जाता है, क्या सुनना पड़ता है, कितने लांछन सहने पड़ते हैं, ये आप तभी समझेंगे जब इस धरती पे कदम रखेंगे। और ऐसे सूबे में मायावती बन के उभरना माने असंभव को संभव करने का नाम। लेकिन मायावती की वो अनसुनी कहानी आपने नहीं सुनी होगी जो मायावती की सियासत में एंट्री की वजह बनी। वो एक रात की कहानी जिस एक रात ने मायावती को एक गुमनाम लड़की से इस देश की राजनीति की सिने स्टार बना दिया। वो एक रात की घटना जिसने मायावती को यह एहसास करा दिया कि अगर दलितों को बचाना है तो सियासत में उनका उतरना सबसे जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा शुरू करते हैं किस्सा। ये साल 1977 था जब देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। जनता पार्टी की सरकार में समाजवादियों का एक बड़ा धड़ा था और समाजवादी खास तौर से समाज की जाति व्यवस्था को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे में इसी समाजवादी गुट के राइजिंग स्टार, सिने स्टार राजनारायण ने एक सत्र का आयोजन किया। राजनारायण को नहीं जानते क्या? वही राजनारायण जनाब जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को पहली दफा अदालत के दर्शन करवा दिए थे। वही राजनारायण जिनसे डर के इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, यह बात किंवदंतियों की तरह फिजाओं में है। उन्हीं राजनारायण ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बौद्धिक सत्र का आयोजन कराया जिसका टॉपिक था समाज से जाति का दंश कैसे मिटे। ये एक मुक्त सत्र था, माने इस सत्र में ऑडियंस कोई भी हो सकती है, जो चाहे वो बैठ के सुन सकता है। मंच पे अलग अलग बुद्धिजीवी आएंगे और अपने अपने तरीके से दलित समाज के विमर्शों को छूने का प्रयास करेंगे। ऑडियंस में एक दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई करने वाली 21 साल की लड़की भी बैठी थी और उस लड़की के सामने मंच पर बुद्धिजीवी दर बुद्धिजीवी आ रहे थे, अपने अपने तरीके से दलित विमर्श को छूने का प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद वो बड़ा भाषण होने वाला था जिसके लिए पूरी ऑडियंस टकटकी लगाए मंच की ओर देख रही थी। सभा में सन्नाटा था क्योंकि अब देश की राजनीति के स्टार राजनारायण भाषण देने के लिए आने वाले थे। राजनारायण ने भाषण देना शुरू किया, धूम भाषण दिया भाई साहब, घंटा भर बोले और बोलने के दौरान हर बार दलित शब्द के स्थान पे हरिजन शब्द का प्रयोग करते रहे जो बापू ने दलित समाज के लोगों को दिया था। लेकिन भाषण खत्म करने के बाद जैसे ही राजनारायण माइक से साइड पे हटे, वो 21 साल से लड़की जो डीयू की पढ़ाई कर रही थी वो मंच की तरफ चढ़ती है और राजनारायण से कहती है, मंत्री जी मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ।
राजनारायण को लगा कुछ बोलना चाहती होगी, बोला बोल लीजिए। और इसके बाद मायावती माइक संभालती हैं, बोलना शुरू करती हैं। एक एक लफ्ज सामने बैठे दलित समाज के लोगों के दिलों को छू रहा था। भावना और शब्दों का ये मिश्रण कानों को तरलायित कर रहा था। लोग सुन रहे थे, ऐसा आवेग लोगों ने पहली दफा देखा था, ऐसा जोश और भाषण के पीछे की ऐसी तीव्रता पहली बार लोगों ने सुनी थी। दलित समाज के विमर्शों को झकझोर देने वाले शब्दों का प्रयोग कर रही थी मायावती। ऐसा दमदार भाषण था कि राजनारायण भी टकटकी लगाए सुन रहे थे। लेकिन अब जो मायावती ने बोला वो राजनारायण के लिए भी चौंकाने वाला था। मायावती ने कहा, मंत्री जी दलित समाज के लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित कर रहे थे। ये शब्द बापू ने हमें अपमानित करने के लिए दिया है। लोग सोचने लगे क्या तर्क दे सकती हैं मायावती इसके आगे। मायावती ने बोलना शुरू किया, अगर हम हरिजन हैं तो फिर देवदासियों के बच्चों का क्या। देवदासी जो मंदिर में साफ सफाई का काम करती हैं, सेवा का काम करती हैं और फिर पंडों के शोषण के कारण उनके नाजायज बच्चों को जन्म देती हैं। ये मंदिरों में साफ सफाई का काम करने वाली मंदिर समाज की सबसे निचले दर्जे पर बैठी महिलाओं के दिल की बात थी, जो मायावती ने देश की राजधानी के भीतर देश के केंद्रीय मंत्री के सामने खोल के रख दी थी। मायावती के ये तेजाबी शब्द सामने बैठे दलित समाज के लोगों को उत्साहित कर रहे थे, उत्तेजित कर रहे थे। और इन लोगों में बामसेफ संगठन के कुछ लड़के भी शामिल थे। बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये वो संगठन था जो एक पंजाबी आदमी ने बनाया था, जो साइकिल पे घूम घूम के पूरे देश में इस संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ था। इस आदमी का नाम था काशीराम। जब शाम को काशीराम दिल्ली आते हैं तो बामसेफ संगठन के इन्हीं कार्यकर्ताओं ने काशीराम को मायावती के इस तेजाबी भाषण की जानकारी दी। बताया कि किस तरह से मायावती के भाषण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सभा में उन्हीं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगे थे। बताया कि किस तरह मायावती के भाषण ने अपना जादू दिखाया था, तो राजनारायण को भी मंच छोड़कर जाना पड़ गया था। काशीराम को लगा बस यही वो चेहरा है जिसकी उन्हें दरकार थी, यही है वो नेता जिसके दम पे वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। रात के 7:30 बजे थे और गाजियाबाद के बादलपुर गांव का एक घर लाइट से चमक रहा था। क्योंकि आसपास के घरों में लाइट नहीं थी, उसी घर में इन्वर्टर की व्यवस्था थी, इसलिए उस घर में बल्ब जल रहा था। बल्ब जलने का कारण था चूंकि घर की एक लड़की आईएएस की तैयारी कर रही थी और सिविल सर्विसेज की कंपटीशन की किताब पढ़ा करती थी। शाम के वक्त घर का दरवाजा खटकता है और काशीराम दरवाजे पे खड़े होते हैं। काशीराम तुरंत कहते हैं, मुझे माया से मिलना है। सब समझते हैं माया से क्यों मिलना है और आप हैं कौन। काशीराम जब अपना परिचय देते हैं तो माया के पिताजी काशीराम को बड़े सम्मान के साथ अपने घर में बुलाते हैं और इसके बाद काशीराम माया से मिलते हैं जो यूपीएससी की तैयारियां कर रही थी। काशीराम ने माया से पूछा, यूपीएससी क्यों करना चाहती हो। माया ने जवाब दिया, जिससे दलितों की स्थिति सुधरे। काशीराम ने पूछा, दलितों की स्थिति कैसे सुधारोगी। माया का जवाब था, डीएम बनके, कलेक्टर बनके, किसी जिले की कलेक्टर बन जाऊंगी, तब वो काम करूंगी जिससे दलितों की स्थिति सुधरे। काशीराम का अगला सवाल था, एक कलेक्टर बनना ज्यादा बेहतर है या वो नेता बनना ज्यादा बेहतर है जिसके अंडर में दसियों कलेक्टर काम करें। मायावती सोच में पड़ गई। काशीराम ने कहा, फायदे का सौदा ये है कि तुम वो आदमी बनो जिसके अंडर में 50 डीएम काम करते हो, 50 कलेक्टर काम करते हो, ना कि तुम अकेली एक कलेक्टर बनो। क्योंकि अकेली कलेक्टर बनने से कुछ होता नहीं है। अगर दलित समाज की स्थिति को सुधारना है तो पॉलिसी मेकिंग जो सेक्टर है वहां पहुंचना जरूरी है और वहां पहुंचने के लिए तुम्हारा पॉलिटिक्स में उतरना जरूरी है। मायावती को बात जच गई। अगले दिन के अखबारों में मायावती के उस तेजाबी भाषण की पंक्तियां छपी हुई थी जिसने पूरी दिल्ली को
राजनीति में आने से पहले ही माया की धमक का एहसास करा दिया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उम्मीद करता हूं आपको पॉलिटिक्स का ये इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। मायावती की राजनीति में एंट्री की एक कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते